व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेट एंड जेआरएफ? क्या डिफरेंस होता है? कट ऑफ। कुछ बच्चे सोचते हैं कि इनका एग्जाम अलग अलग होता है, ठीक है, जो बिगिनर है जिनको नहीं पता, ठीक है, मैं ऐसे ऐसे कॉलेज में गया हूँ जिनको नेट का पता ही नहीं है, ठीक है, जो एमएससी के स्टूडेंट हैं। तो नेट और जेआरएफ के लिए एक ही एग्जाम होता है, ठीक है, जिसको हम नेट का एग्जाम बोलते हैं, वो ही जेआरएफ का एग्जाम भी होता है। ओके, तो पहले मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि क्या करने वाले हैं, है ना। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, ठीक है, जो अभी जो कर चुके हैं जेआरएफ, जिनको फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया था उन्होंने नेट का पेपर, तो उनको कुछ पता ही नहीं था, ठीक है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि पेपर कैसा है। ओके, कुछ बच्चे प्रीवियस बैच में भी बीच में आए थे, अब तो शायद स्टार्टिंग में आए थे ना, तो उनको मैंने नहीं बताया था। तो नेट और जेआरएफ के लिए सेम पेपर होता है, नेट के लिए भी जेआरएफ के लिए भी। कट ऑफ होती है कि अगर मान लो नेट के लिए कट ऑफ है, यानी आउट ऑफ 200 100 मार्क्स पे कट ऑफ लगी, यानी जिसके 100 मार्क्स है या 100 से अबोव है, तो उसका क्या माना जाएगा? नेट। नेट क्वालिफाइड, ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेज कैडर, ठीक है। इसके लिए जो मिनिमम कॉलेज कैडर के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो तुम्हारे पास क्या है? एमएससी प्लस नेट, ये रिक्वायरमेंट हो, एक तो एमएससी हो और उसके साथ नेट हो, जेआरएफ हो चाहे ना, वो ऑप्शनल होता है। ओके, दूसरी बात, जो बच्चे ये सोचते हैं कि हम ड्यूरिंग ग्रेजुएशन या ड्यूरिंग एमएससी हम नेट नहीं कर सकते, वो गलत है, ठीक है। आप नेट एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में भी क्रैक कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, सेकंड में भी कर सकते हैं, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, इवन आप अगर ग्रेजुएशन में हैं तभी भी आप नेट क्लियर कर सकते हैं। कई बच्चे सोचते हैं कि जब हम एमएससी करेंगे, एमएससी पास आउट हो जाएगी, तब हम नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जैसे कि वो नेहा है, लेकिन आजकल वो जमाना नहीं है, ठीक है। आजकल बच्चे बहुत एडवांस हो चुके हैं, जब तक आप एमएससी करके फिर नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करोगे तो तुम्हारे ऐसे कई क्लासमेट्स होंगे जिनका नेट जेआरएफ क्लियर हो जाएगा। और ये कोई मैं हवा में नहीं बोल रहा, ये डिपार्टमेंट के बच्चे हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के बच्चे जो ड्यूरिंग एमएससी नेट क्लियर कर लेते हैं, नेट क्या, जेआरएफ, ठीक है, जिनका जेआरएफ इवन फर्स्ट सेमेस्टर में क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो आप अप्लाई कर सकते हो, फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाई कर सकते हो, सेकंड में भी कर सकते हो, थर्ड में भी कर सकते हो, फोर्थ में भी कर सकते हो, ठीक है। अब वो डिग्री आपसे मांगेगी कि डिग्री सबमिट करो आप, ठीक है, कि आपने पीजी करी है, एमएससी करी है, तो आज मान लो उसका फर्स्ट सेमेस्टर में नेट क्लियर हो गया, तो विद इन 2 ईयर उसको नेट का सर्टिफिकेट, नेट के सर्टिफिकेट के लिए डिग्री सबमिट करनी होगी, तभी उसका वैलिड माना जाएगा। ओके, सर्टिफिकेट तो सभी का बनेगा फिर वो, लेकिन वैलिड कब होगा? जब आप सीएसआईआर में अपनी नेट की जो डिग्री है उसको क्या कर दोगे, सॉरी एमएससी की डिग्री क्या कर दोगे, सबमिट कर दोगे, ठीक है। ऐसा ही ग्रेजुएशन के स्टूडेंट के लिए, मान लो किसी ने 6 सेमेस्टर में कर लिया, 2 साल उसने एमएससी करी, फिर वो कर देगा सबमिट। ओके, तो नेट जेआरएफ का पेपर आप ड्यूरिंग एमएससी या एमएससी से पहले भी कर सकते हो। ओके, और ऐसे बच्चे जो ये क्लियर कर देते हैं वो इंटीग्रेटेड वाले होते हैं, है ना। जो इंटीग्रेटेड वाले बच्चे, जो एमएससी मैथमेटिक्स इंटीग्रेटेड 5 ईयर प्रोग्राम है जो मैथ्स डिपार्टमेंट में है, जब वो करते हैं तो उनको इसकी जानकारी होती है पहले ही, है ना। जो ग्रेजुएशन में होते हैं उनको इतना नहीं पता होता नेट जेआरएफ का, जो कॉलेज स्टूडेंट होते हैं या पता भी होता है तो वो उसकी तरफ जाते नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनका एक टारगेट और होता है कि उसके बाद वो एमएससी में एडमिशन ले, ठीक है, एंट्रेंस करके किसी भी यूनिवर्सिटी में, एक टारगेट उनके बीच में होता है। लेकिन अगर आप देखो तो जो नेट का जो सिलेबस है वो एमएससी के सिलेबस के साथ मैच नहीं करता है। कई बच्चों की ये थिंकिंग होती है कि एमएससी मैथमेटिक्स में हमारे 55% है, 60% है, लेकिन ग्रेजुएशन में हम अच्छे थे तो हम नेट क्लियर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसा आप बिल्कुल मत सोचें, जो नेट का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सारा किसका है, ग्रेजुएशन का है, ठीक है। अब आपको तो पता लग गया होगा, जिन्होंने एमएससी के पेपर दिए हैं उनको पता लग गया होगा, 1-2 पेपर है वो भी बहुत इजी लेवल के, ठीक है, इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है, या टोपोलॉजी है, या फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, या फिर एक चैप्टर ओडी का है। अगर मैं टोटल काउंट करूं तो बिल्कुल 10% आप ले सकते हो कि 10% सिलेबस है वो एमएससी का आता है, लेकिन वो भी बच्चे क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। स्किप इसलिए कर देते हैं क्योंकि सिलेबस वास्ट है और जो क्वेश्चन आएगा वो सिर्फ एक आता है, ठीक है, या फिर मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आते हैं। तो जितने भी हमारे पास पेपर हैं सारे के सारे,
जो नेट की वो सारे के सारे कौन से ग्रेजुएशन की है, जो हम ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं। ओके, जो पीजी में पढ़ते हैं, और ये सिर्फ एमडीयू के लिए नहीं है, जितने भी पेपर, जैसे एमएससी के पेपर हैं दूसरी यूनिवर्सिटी में हैं, जैसे मैंने डिस्टेंस के पेपर करवाए तो एमडीयू के लिए थे, लेकिन देखिए वो सारी यूनिवर्सिटी के बच्चों ने, तो मान लो मेजर थ्योरी का पेपर है, अभी एमएससी मैथमेटिक्स सेकंड सेमेस्टर में पूछा जाता है, वो डीयू में फोर्थ सेमेस्टर में पूछ लेंगे, ठीक है, बीएचयू में वो फर्स्ट सेमेस्टर में पूछ लेंगे, किसी में थर्ड सेमेस्टर में, ऐसे ही टोपोलॉजी है, ऐसे ही नंबर थ्योरी है, पेपर तो सारे सेम है, लेकिन उनको सेमेस्टर वाइज अलग अलग किया हुआ है ना। तो एमएससी का और नेट का कोई इंटरसेक्शन बिल्कुल, ये फाई तो नहीं बोल सकते, सिंगलटन ले लो आप, ठीक है, कि एक या दो या तीन टॉपिक है जो एमएससी मैथमेटिक्स में आते हैं और नेट में भी आते हैं, बाकी सारे जितने भी पेपर हैं सारे के सारे पेपर किस में आएंगे, ग्रेजुएशन में। ओके, तो इसके लिए जो हमारे पास पेपर होते हैं नेट के लिए, सबसे मैं पेपर बता देता हूं। जो 4 पेपर होते हैं मेन, ठीक है, जिनको हम प्योर सेक्शन में लेके चलते हैं, किसमें, प्योर में, प्योर सेक्शन हम इसको बोलते हैं। तो सबसे पहला है वो क्या होता है, लीनियर अलजेब्रा, ठीक है, और जो दूसरा पेपर है वो तुम्हारे पास है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक है, और जो तीसरा पेपर है वो है रियल एनालिसिस, और जो फोर्थ पेपर है वो है मॉडर्न अलजेब्रा। ओके, तो ये जो पेपर है ये प्योर सेक्शन के पेपर होते हैं, ठीक है, यानी अगर किसी ने ये 4 पेपर कर लिए, अच्छे तरीके से कर लिए, तो वो जीआरएफ क्रैक कर सकता है। ओके, इसके बाद आता है अप्लाइड पोर्शन, ठीक है, अप्लाइड पोर्शन। तो अप्लाइड पोर्शन में तुम्हारे पास जो फर्स्ट है वो है ओडी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, और जो सेकंड है वो है तुम्हारे पास पीडी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट है थर्ड इंटीग्रल इक्वेशन, फोर्थ है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, ठीक है। ये जो 2 पेपर है ना, इंटीग्रल इक्वेशन और सीओवी, इनमें से एक या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये एमएससी के पेपर हैं, ठीक है। फिफ्थ लीनियर प्रोग्रामिंग, एलपीपी, ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एलपीपी का क्वेश्चन होता है। तो जो ये जो पोर्शन है ये अप्लाइड के पोर्शन आते हैं। ओके, दूसरे भी इसको इसमें ले सकते हैं, जैसे इसमें है और भी पेपर है, जैसे मैंने टोपोलॉजी बोल दिया, लेकिन ये जो पेपर है इनमें से मैक्सिमम एक क्वेश्चन पूछता है वो, और वो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस, मतलब थिंकिंग आप कितना भी कर लो, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि आपसे अटेम्प्ट नहीं होगा, या हो भी सकता है लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन एक क्वेश्चन के लिए इतना कोई नहीं पढ़ता है ना। इससे अच्छा आप जो ऊपर वाले पेपर है उनमें आप एक्सपर्ट बनो, ठीक है। तो ये जो पेपर है ये प्योर के होते हैं, ये अप्लाइड के पेपर होते हैं। अब जो पेपर मैं बता दूं आपको, जो नेट का एग्जाम होगा वो टोटल आई थिंक 4-5 इतने मार्क्स का होता है, ठीक है, इतने मार्क्स का कंप्लीट पेपर आपसे पूछा जाएगा। ओके, 4-4-5, अभी हम काउंट भी कर लेंगे कितने होंगे। इसमें 3 पार्ट आते हैं तुम्हारे पास, एक तो आता है पार्ट ए, और दूसरा आता है पार्ट बी, और जो तीसरा आता है वो तुम्हारे पास क्या होता है, पार्ट सी होता है। ओके, क्लियर है। पार्ट ए में जनरल एप्टीट्यूड होता है, रीजनिंग जिसको हम बोलते हैं, जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें, तो जिसको बोलते हैं जनरल एप्टीट्यूड। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे इसमें, टोटल क्वेश्चन होते हैं 20, ठीक है, और जो मैक्सिमम आप अटेम्प्ट कर सकते हो वो कितने होते हैं, 15, मतलब टोटल क्वेश्चन होंगे 20, कोई भी आप 15 कर सकते हो इसमें से, ठीक है। और जो एक क्वेश्चन होगा वो कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का होगा। ओके, विद नेगेटिव मार्किंग, और जो नेगेटिव मार्किंग है वो कितनी होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4, यानी एक गलत क्वेश्चन होने पे कितनी 0.5 इतनी नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो 0.5 मार्क्स आपके क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ओके,
इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते। जो बच्चे पेपर की तैयारी नहीं करते हैं, जो मैथ्स नहीं पढ़ते हैं, जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे के आते हैं बिना तैयारी के, वो इनमें से 15 के 15 क्वेश्चन ठीक कर देते हैं। इतने इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बात है टाइम लगाने की, है ना। आपने टाइम दिया पार्ट ए को या नहीं दिया। लेकिन जो मैथ्स के बच्चे होते हैं जो 6 महीने मैथ्स पढ़ के फिर वो ऐसे पेपर ऐसे क्वेश्चंस पे ध्यान कम देते हैं जिन पे उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं होती है ना। लेकिन अगर आप एक बार क्वेश्चन को देखोगे तो वहां से आप इसमें से मैक्सिमम 7 से 8 क्वेश्चन इजिली कर सकते हो। ठीक है, तो आप बताओ 2 मार्क्स से क्वेश्चन है, कर कितने सकते हो मैक्सिमम 15। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए पार्ट ए के 30। पार्ट ए में आप टोटल जो मार्क्स ले सकते हैं वो कितने ले सकते हैं 30 ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट बी, इसमें जो टोटल क्वेश्चन होते हैं वो कितने होते हैं, जो टोटल क्वेश्चन होते हैं 40 होते हैं। ठीक है, टोटल क्वेश्चन 40। अटेम्प्ट कितने कर सकते हो आप, जो मैक्सिमम अटेम्प्टेशन है वो कितनी होती है 25। 25 क्वेश्चन आप इसमें से कर सकते हो मैक्सिमम। ओके, वो कोई भी कर सकते हो आप। ये 40 क्वेश्चन होंगे, इनमें से आप 25 क्वेश्चन कौन से भी कर सकते हैं। ओके, और जो नेक्स्ट है उसके बाद 25 के बाद जो पर क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का आएगा, जैसे इसमें कितने मार्क्स का था 2 का, लेकिन जो पार्ट बी है उसमें कितना मार्क्स का पूछा जाएगा 3 मार्क्स का, यानी एक क्वेश्चन है वो होगा 3 मार्क्स का। ठीक है, और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/4 ही नेगेटिव मार्किंग होगी। यानी अगर एक गलत क्वेश्चन है तो कितने सब्ट्रैक्ट होंगे 0.75। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग सेम एज इट इज 1/4, यानी एक गलत क्वेश्चन पे 0.75 मार्क्स आपके रिड्यूस हो जाएंगे। ओके, और अब बताओ 25 क्वेश्चन करने हैं 40 में से, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो टोटल कितने हो गए 75। तो टोटल मार्क्स यहाँ पे हो जाएंगे 75। ठीक है, इतने आप मैक्सिमम जो मार्क्स है यहां से गेन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है पार्ट सी, और इसको मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट बोला जाता है, जिसपे किसी बच्चे का नेट और जेआरएफ डिपेंड करता है। ठीक है, हालांकि इस पे भी करता है, लेकिन ऐसा कोई एक्सपेक्ट है नहीं कि वो इसके बिना नेट जेआरएफ क्लियर कर ले। ठीक है, तो जो पार्ट सी है उसमें तुम्हारे पास जो टोटल क्वेश्चन होते हैं वो कितने होते हैं 60 क्वेश्चन होंगे। ओके, अब पार्ट सी में और पार्ट ए और बी में क्या डिफरेंस है। पार्ट ए और बी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, तो तुम्हें पता ही है, लेकिन एक होता है मल्टी करेक्ट। ठीक है, यानी एक से ज्यादा आंसर जिसके हों, एक से ज्यादा आंसर जिसके हों वो किस में होते हैं पार्ट सी में। पार्ट ए में एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शंस होंगे। ठीक है, उनमें से एक आंसर ठीक होगा। ऐसा ही पार्ट बी में होगा, एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे, और पार्ट बी में भी चारों में से एक ही आंसर होगा, यानी 4 में से 3 गलत होंगे और एक ठीक होगा। ओके, लेकिन जो पार्ट सी है उसमें मल्टी करेक्ट, कैसे क्वेश्चन होंगे मल्टी करेक्ट, यानी एक क्वेश्चन होंगे लेकिन उसके भी ऑप्शन 4 ही होंगे, लेकिन उनमें से एक से ज्यादा भी ठीक हो सकते हैं। यानी जैसे ये क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे, ओके, और इसका ए ऑप्शन दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया और डी दे दिया, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ए भी ठीक हो और बी भी ठीक हो, तो सी और डी गलत हो, या फिर ये हो सकता है कि सी भी ठीक हो, या फिर ये हो सकता है कि डी भी ठीक हो। एटलीस्ट एक ऑप्शन तो ठीक होगा ही होगा उसमें। ओके, और हो सकता है चारों भी हो जाए, हो सकता है 3 भी हो जाए, हो सकता है 2 भी, हो सकता है 1 भी हो जाए, तो इनको बोलते हैं मल्टी करेक्ट, नॉट मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस तो सारे ही हैं, 4 ऑप्शन तो आपको हर एक क्वेश्चन में मिल रही हैं, लेकिन इसकी जो खास बात ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है, पार्ट सी है वो नेगेटिव फ्री होता है, इसमें आप 20 के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। मैक्सिमम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो इसमें आप 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, तो 20 सारे ही कर लेते हैं, लेकिन जो इसमें सबसे ज्यादा जिसके ठीक होते हैं नेट जेआरएफ है उसी का क्लियर होता है। ओके, इसमें जो 60 क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे पहले 20 क्वेश्चन देखो, इसमें 20 है, करने 15 है, इसमें 40 करने 25 है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें है,
और सबसे कम करने भी इसमें है ना, अगर पार्ट ए को छोड़ दे तो 20 क्वेश्चन करने हैं। लेकिन जो इसमें एक क्वेश्चन होता है वो कितने मार्क्स का होता है, 4.75 मार्क्स का होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन यही होता है, जिसको हम ये जो एक क्वेश्चन होगा वो होगा 4.75 मार्क्स का। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि सिर्फ एक ही आंसर ठीक हो, यानी पार्ट बी में और पार्ट सी के क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं होता, तो वो इंटीग्रल इक्वेशन, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, ओडी पीडी इस टाइप का पेपर हो ना, उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें से 4 ऑप्शन में से सिर्फ एक ही हो। ठीक है, वरना मोस्टली दो ही आंसर ठीक होते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ऐसा भी होता है कि इसमें सिंगल आंसर हो, यानी चारों में से एक ही आंसर हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि 2 ही आंसर आपको मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ही ओडीपीडी के क्वेश्चन भी होते हैं जिसमें से 4 में से एक ऑप्शन ठीक होता है। ओके, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इसमें। पार्ट सी ही एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ओके, अब बताओ 20 क्वेश्चन है तो 20 इंटू टोटल मार्क्स कितनी हो गई इसकी, 20 इंटू 4.75, ये प्लस 75 प्लस 30, बताओ टोटल मार्क्स कितनी हो गई, 200। अभी तो मैंने बताया कितने का पेपर होता है, 200 नंबर का पेपर, 200 का पेपर होता है। लेकिन अगर मैं इनको काउंट करूं तो 60 इंटू 4 इंटू 75 प्लस 20 इंटू 2 प्लस 40 इंटू 3, तो कितने हो गए, 445। ठीक है, इतने के अप्रोक्सीमेट पूरा पूरा पेपर आता है। ठीक है, जो मैथ्स के स्टूडेंट होते हैं, जो सिर्फ मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स में पीजी करते हैं, वो ये जो पेपर मैंने ऊपर बताए हैं ये पढ़ते हैं, प्योर के और ये अप्लाइड के। और जो स्टैट के होते हैं वो कैसे करते हैं, पार्ट बी में 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो स्टैट के होंगे। ठीक है, 9 to 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो स्टैट पोर्शन के होंगे, यानी इसमें से अप्रोक्सीमेट 150 to 160 के अराउंड जो पेपर है वो किसका आता है, सिर्फ स्टैट पोर्शन से आता है। ठीक है, वो उन बच्चों के लिए नहीं होता, 90% स्टूडेंट स्टैट नहीं करते हैं जो मैथ्स बैकग्राउंड से होते हैं। ओके, और जो स्टैट बैकग्राउंड से होते हैं, जैसे अर्चिता है, ठीक है, स्टैट बैकग्राउंड से है, नेहा है, वो क्या करते हैं, स्टैट पोर्शन भी करते हैं, लेकिन सिर्फ स्टैट पोर्शन के भरोसे आप पेपर नहीं कर सकते क्लियर। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत टफ आते हैं स्टैट के भी। तो 150 में से आपको 120 क्वेश्चन आपको सेफ माना जाता है कि सेफ स्कोर है 120 या 125 आपका जेआरएफ हो जाए, और नेट के लिए 100 या 105 या 10 तक हम ले सकते हैं नेट के लिए। तो जो स्टैट वाले पोर्शन है, तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं 60 वाले में, जिसमें पार्ट सी होता है, इसमें भी 20 क्वेश्चन किसकी होते हैं, 20 to 25 क्वेश्चन स्टैट के होते हैं। तो अगर कोई बच्चा सिर्फ स्टैट में एक्सपर्ट है, स्टैटिस्टिक्स में एक्सपर्ट है, तो वो सिर्फ स्टैट बेस पे भी नेट जेआरएफ क्लियर कर सकता है, लेकिन इट इज वेरी टफ, है ना, क्योंकि स्टैट आएगा कुल 150-160 मार्क्स का, और आप उसमें कितने भी एक्सपर्ट हो, पेपर करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसलिए हम मैथ पोर्शन भी साथ के साथ करते हैं। और जो बैकग्राउंड होते हैं, जिसका मैथ बैकग्राउंड पीजी मैथ से करे हुए, जिसमें प्योर मैथमेटिक्स से, जो स्टैट बैकग्राउंड से नहीं है, वो स्टैट नहीं करते हैं। 1-2 क्वेश्चन जो मोस्ट फेमस क्वेश्चन होते हैं, टॉपिक होते हैं, वो उनको कवर करते हैं, जिनसे 1 या 2 क्वेश्चन हो जाए पार्ट बी में और पार्ट सी में। ठीक है, तो वो करते हैं। बाकी जो मैथ्स पोर्शन के जो स्टूडेंट है वो सिर्फ ये पेपर पढ़ते हैं जो हमने अभी बताए हैं। ओके, अब आते हैं कि इन पेपर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, कि ये जो पेपर है काम का है तुम्हारे लिए भी, ये मत सोचो कि टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा जो पेपर है सबसे इजी माना जाता है, इन 4 पेपर में से जो सबसे इजी पेपर माना जाता है वो लीनियर अलजेब्रा होता है, जिसमें मैट्रिसेस और वेक्टर स्पेस, एलटी, ये सब आते हैं। ओके, टोटल 9 to 10 चैप्टर होते हैं इसमें लीनियर अलजेब्रा। जो इसके जो मार्क्स है जो नेट के पेपर में आते हैं वो आते हैं 45 से लेके 60 तक, यानी मिनिमम 45 का आ सकता है ये, और ज्यादा कितने मार्क्स का पूछा जा सकता है, 60 मार्क्स का। ठीक है, यानी लीनियर अलजेब्रा में से 4 से 5 क्वेश्चन पार्ट बी में पूछे जाएंगे और 6 से 7 क्वेश्चन पार्ट सी से पूछे जाएंगे, और जो टोटल है वो अराउंड 45 से लेके 60 के बीच में होता है।
यानी ऐसा नहीं है कि आपसे लीनियर अलजेब्रा 30 मार्क्स का पूछ लेगा, ऐसा नहीं है, मिनिमम 45 मार्क्स का तो पूछेगा ही, और मैक्सिमम कितने मार्क्स का पूछ सकता है, 60 मार्क्स का, 60, 61, 62 इतना हो सकता है, ठीक है, तो मैक्सिमम 60 मार्क्स का ये पूछता है। नेक्स्ट पेपर है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा आसान पेपर है, ठीक है, इसको सारे कर लेते हैं, अगर किसी ने एक बार लीनियर अलजेब्रा कर लिया तो उसके क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली सारे स्टूडेंट कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एक ऐसा पेपर होता है जिसका जो सिलेबस है वो इतना वर्स्ट नहीं होता, इतना लेंथी सिलेबस नहीं है, बिल्कुल लिमिटेड सिलेबस है, लेकिन क्वेश्चन आपसे ट्रिकी पूछे जा सकते हैं। ओके, तो इसलिए जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है उसको भी आसान की कैटेगरी में हम लेते हैं, और जो इसका जो मैक्सिमम 25 से लेके 30, मैक्सिमम 30 मार्क्स का पूछेंगे, या 32 हो सकता है, या 30 to 35 ले सकते हो इसको, और मिनिमम 25 का पूछ सकते हैं, 27 का पूछ सकते हैं, 28 का पूछ सकते हैं, तो अप्रोक्सीमेट 30 मार्क्स का क्या आता है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आता है। ये आसान है प्लस लिमिटेड सिलेबस है, तो आसानी से इसको कवर कर सकता है स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट है रियल एनालिसिस, ठीक है, जिनको बच्चे टफ मानते हैं, ठीक है, और जो अभी हमने खत्म भी किया है, ठीक है, कंप्लीट किया रियल एनालिसिस, जो प्रीवियस बैच है उसमें हमने रियल एनालिसिस को अभी कंप्लीट किया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये टफ है, ठीक है, जब आप इसको करोगे डे बाय डे आपको ये आसान लगने लगेगा। ओके, लेकिन जो रियल एनालिसिस है इसको हम मुश्किल या टफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एग्जाम में धोखा देने वाला सब्जेक्ट है, यानी एक क्वेश्चन आया, उसके 4 ऑप्शंस है, कोई बच्चा 3 ऑप्शंस पे श्योर हो जाता है और 4th ऑप्शन पे श्योर नहीं होता है, बजाय एक्सपर्ट होने की, ठीक है, एक्सपर्ट होने के बाद भी ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन रियल एनालिसिस में पूछ लेते हैं जिन पे बच्चा फंस जाता है, ठीक है, इसलिए उसको टफ बोलते हैं। ये नहीं है कि टॉपिक समझ में नहीं आएगा, टफ के भी 2 तरीके होते हैं ना, एक तो सिलेबस ही नहीं समझ में आ रहा, हमें तो टॉपिक नहीं समझ में आ रही, ऐसा कुछ नहीं है रियल एनालिसिस में, इंटरेस्टिंग है, ठीक है, कैलकुलेशन करनी है और तो कुछ भी नहीं है। ओके, देखो अप्लाइड और प्योर मैं क्यों बोल रहा हूं यहाँ पे, प्योर पेपर जो दिमाग से किए जाते हैं, जो 4 पेपर दिख रहे हैं ना तुम्हें, लीनियर, कॉम्प्लेक्स, रियल और मॉडर्न, ये दिमाग से किए जाते हैं, ठीक है, और जो ये अप्लाइड पोर्शन, ये अप्लाइड बोला हुआ है, ओडी, पीडी, इंटीग्रल इक्वेशन, सीओवी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये जो पेपर है इनको सोल्व किया जाता है, ठीक है, सोल्व तो इसमें भी होते हैं लेकिन इसमें इतना सोल्व नहीं करना होता है, इसमें आपको दिमाग लगाना होता है, ठीक है, माइंड भी चाहिए, लेकिन इसमें इतना कुछ नहीं है, आपको सोल्व करनी आती है, ओडी पीडी सोल्व करनी आती है, सोल्व कीजिए उसको, हाथ से सोल्व कीजिए, उसमें दिमाग थोड़े लगाना है कुछ, तो इस टाइप के जो पेपर है उनको हम अप्लाइड पोर्शन में लेके चलते हैं। ओके, और जो नेट जेआरएफ का पेपर होता है वो 3 घंटे का होता है, ठीक है, 3 घंटे का 2 बजे से 5 बजे तक का होता है। ओके, और ऑनलाइन मोड में होता है, वो ऑनलाइन मोड इन द सेंस की कंप्यूटर बेस्ड पेपर है, ठीक है, 2 पेपर हो चुके कंप्यूटर बेस्ड, उससे पहले ये ऑफलाइन मोड में था, ठीक है, यानी आपको शीट दी जाती थी, बबल आपको करनी होती थी, और अब ये पेपर ऑनलाइन है। ओके, तो जो रियल एनालिसिस है वो इन पेपर में सबसे ज्यादा मार्क्स का पूछा जाता है, यानी ये पूछा जाएगा आपसे 65 to 70, इतने मार्क्स का पूछा जाएगा, 60 to 70 बोल सकते हो इसको, यानी मिनिमम 60 मार्क्स का या 65 का और मैक्सिमम 70 मार्क्स का, ठीक है, सबसे ज्यादा इसमें से इसमें से और इसमें से और इसमें से जो रियल एनालिसिस है वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और अगर इनका कंपैरिजन करें, हम कंपेयर करें इनको, तो रियल एनालिसिस का जो सिलेबस है वो इन दूसरे सब्जेक्ट से एज कंपेयर थोड़ा ज्यादा है। ओके, लेकिन इजी है, ये मत सोचो कि टफ है, इजी है, आप इनको कर सकते हो। ओके, किसी भी पेपर को आप कर रहे हो इजी है ये बोलना है, चाहे वो कितना ही टफ हो, आपने पहले किया हो ना किया हो, आप अब कर सकते हो इसको, क्योंकि जब ग्रेजुएशन में हम करते हैं तो वो सिर्फ जस्ट पेपर पास करने के लिए पढ़ते हैं, सिर्फ हमने पेपर पास करना है, ठीक है, और जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो वो इसलिए पढ़ेंगे कि आपको क्वेश्चन सोल्व करने आने चाहिए, ठीक है, कोई भी आपने टॉपिक पढ़ा तो उसको ऐसे पढ़ेंगे कि आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर सको, जो हमने रिजल्ट पढ़े हैं, थ्योरी पढ़ी है, उनको अप्लाई करना सीखेंगे हम, ठीक है। एमएससी में तो ऐसा कुछ नहीं करते हम, एमएससी में थ्योरम याद कर ली, ठीक है, अब उनके पेपर हो चुके और मैं मेजर थ्योरी की उनसे कोई थ्योरम पूछूं, अब उनको याद हो तब भी याद नहीं है, लिख दोगे आप, अब नहीं लिख पाओगे हो, ठीक है। तो एमएससी में हम पढ़ते हैं तो वो अलग चीज होती है, एमएससी में हम
चीजों को याद करते हैं, रट्टा लगाते हैं, ठीक है। और बेशक लगा लो आगे मैंने एमएससी करी, ठीक है, मेरे एमएससी कब काम आई, जब मुझे इनको पढ़ाना है तब काम आई है मुझे, और मेरे एमएससी किसी काम नहीं आई है, ठीक है। एमएससी का सिलेबस सिर्फ आगे पढ़ाने के लिए, पीएचडी करने के लिए, एमफिल करने के लिए तभी काम आता है, वरना नेट जेआरएफ में कहीं एमएससी के सिलेबस का कोई यूज नहीं है, ठीक है। यूज है तो एमएससी एंट्रेंस जो तुम्हें बुक दी है वो कौन सी, पीएचडी एंट्रेंस की, ठीक है। सिलेबस कौन सा है उसमें, ग्रेजुएशन का, पीजी का तो कोई वो नहीं है उसमें, एक दो टॉपिक है वो मैंने बताई दी, इंटीग्रल इक्वेशन, सीओवी, ओडी का एक टॉपिक, टोपोलॉजी, ये है ना। तो ये सब है। तो रियल एनालिसिस भी एक इजी पेपर है जिसको आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट है मॉडर्न अलजेब्रा, जो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इस बैच में, ठीक है। मॉडर्न अलजेब्रा, इसमें नंबर थ्योरी, ग्रुप्स एंड रिंग्स, तीन मतलब सब्जेक्ट को आप इनको इंक्लूड कर सकते हो। नंबर थ्योरी को हम पढ़ते हैं, नंबर थ्योरी अगर नहीं आएगी तो फिर ग्रुप्स नहीं आएगा और फिर रिंग भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम बेसिक नंबर थ्योरी पढ़ेंगे 3-4 लेक्चर, और उसके बाद हम आएंगे ग्रुप पे, फिर ग्रुप को डिस्कस करने के बाद फिर किस पे जाएंगे, रिंग थ्योरी पे, ठीक है। पहले ग्रुप थ्योरी फिर रिंग थ्योरी। तो इसमें जो खास बात ये है कि इसका सिलेबस आसान है, ठीक है, इतना लेंथी भी नहीं है, मॉडरेट है मॉडल अलजेब्रा का, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैक्सिमम 30 to 35, यानी हाफ पोर्शन आप ग्रुप से लगा लो और हाफ पोर्शन रिंग से लगा लो, ठीक है। यानी 15 मार्क्स का आपसे ग्रुप पूछा जाएगा और 15 मार्क्स का रिंग पूछा जाएगा। इसका भी लिमिटेड सिलेबस है, लेकिन क्वेश्चन पूछना कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस मॉडर्न में लीनियर को भी ले सकता है, वो कॉम्प्लेक्स को भी ले सकता है, रियल को भी ले सकता है। क्वेश्चन पूछने के जो तरीके हैं वो इसमें बहुत ज्यादा है, यानी बच्चा गुम हो जाता है मॉडर्न अलजेब्रा में, ऐसा बोला जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप देख रहे हो अभी मॉडर्न अलजेब्रा के जो पेपर क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन इसमें से मॉडर्न अलजेब्रा में से और इन चारों में से जो सबसे बच्चों का इंटरेस्टिंग है लीनियर अलजेब्रा के बाद, वो कौन सा होता है, मॉडर्न अलजेब्रा, जिनमें बच्चों को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है, ठीक है। और जिसपे आगे जाके आप एमएससी कर चुके होंगे, उसके बाद पीएचडी में एडमिशन लेते हो, किसी भी इंटरव्यू में जाते हो तो लीनियर से क्वेश्चन नहीं पूछते, किससे क्वेश्चन पूछते हैं, मॉडर्न से, रियल से, कॉम्प्लेक्स से, ठीक है, इनसे भी नहीं पूछते, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ओके, तो आप देख रहे हो अगर कोई बच्चा इनमें से पूरे में से अगर ये 4 पेपर कर ले, लीनियर, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और रियल और मॉडर्न, तो वो जेआरएफ का पेपर इजीली क्रैक कर सकते हैं ना। अगर कोई बच्चा सिर्फ लीनियर और रियल में ही अगर एक्सपर्ट हो वो भी कर सकता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर चांस है कि जो क्वेश्चन वो आपसे पूछे वो सारे ही आपको आते हो, है ना। तो बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है, लेकिन आप करने के तो आप रियल और लीनियर से भी कर सकते हो जेआरएफ क्लियर। या ऐसे भी स्टूडेंट है जिन्होंने सिर्फ ये 4 पेपर पढ़ के जेआरएफ पास किया है, ठीक है, मंजीत सर, ठीक है, उन्होंने ये बाद में किए हैं, है ना। तो लेकिन वो तब है जब आप इन पे एक्सपर्टीज हासिल कर लो, यानी लीनियर कंप्लीट आना चाहिए आपको, आपको एक्सपर्टीज होनी चाहिए कि आप लीनियर का कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछिए हो जाएगा। ओके, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स में, ऐसे ही रियल में और ऐसे ही मॉडर्न में, ठीक है। तो जो सबसे पहला जो मोटिव रहता है बच्चे का वो इन 4 पेपर को कवर करना रहता है कि हम सबसे पहले इन 4 पेपर को कवर करें, ठीक है। उसके बाद जो ओडी वाला है, ठीक है, ये जो अप्लाइड पोर्शन है ये आता है मैक्सिमम 30 to 35 मार्क्स का, ठीक है। तो कंप्लीट ओडी है वो इतने मार्क्स का आता है। नेक्स्ट ये भी सेम मार्क्स का आता है, 30 मार्क्स का, 30 to 35। इंटीग्रल इक्वेशन 7 से 10 मार्क्स का आता है, सीओवी 5 मार्क्स का आता है, लीनियर प्रोग्रामिंग भी 7 से 10 मार्क्स का आता है, ठीक है। ये इनकी मार्किंग है, ऐसे आती है। अब देखो ओडी है 30 to 35, जो बच्चे इनको कर लेते हैं इनको नहीं करते, ठीक है। जैसे पिछले बैच में ज्योति कई बच्चे ऐसे थे, इनमें कर लिया ये नहीं किया, और इनके ऐसे इजी क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में कि आपको जस्ट थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन का तो क्वेश्चन वो बिल्कुल लेंथी भी दे सकता है, लेकिन वो 1 या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन ऐसे दे देता है। मैक्सिमम कितने मार्क्स ले सकते हो आप इसमें, 30 to 35 ले सकते हो, लेकिन कम से कम 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसने सिर्फ ओडी एक बार पढ़ी है वो कम से कम इसमें 3 क्वेश्चन ठीक कर लेगा। अब जिसने इसको उठाया ही नहीं है, इसको करा ही नहीं है, उसके लिए तो ओडी फिर आती नहीं है उसको, तो फिर वो उसको करेगा नहीं,
करेगा नहीं तो फिर वो क्वेश्चन उसके होंगे नहीं, और जिसने एक बार पढ़ी है वो वहां से नंबर ले लेगा। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना ये एस्टेट का एग्जाम नहीं है कि आपको 90 मार्क्स लेने हैं, आपका किसी दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन नहीं है, ऐसा तो नहीं है। एस्टेट के एग्जाम में अगर आप 500 बच्चे बैठे हो, 500 के 90 प्लस मार्क्स आ गए तो आपका एक दूसरे से कंपटीशन थोड़ी ही है, आपका तो 90 प्लस करने आपको तो। लेकिन एग्जाम में जब बात आए CSIR नेट JRF की तो आपका एक दूसरे से कंपटीशन है ना। अगर इसमें से सभी के 60 आ गए, दूसरे के नहीं आए तो तुम्हारा हो गया, तो तुम्हारे 60 दूसरे के 90 है तो तुम्हारा नहीं होगा, है ना। इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ये। तो इसमें आपको ये भी सोचना है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये नहीं है कि लगे रहो। ओके, तो इसमें ये पोर्शन भी करना जरूरी है, OD और सिमिलरली PD के भी इतने मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे 30 to 35, बहुत इजी होते हैं। MSc एंट्रेंस बेस्ड, यानी आप ऐसे क्वेश्चन देखोगे बिल्कुल इजी क्वेश्चन जो PD से पूछे हुए हैं। ओके, और ये OD और ये PD सेम ग्रेजुएशन की है बिल्कुल। OD में एक टॉपिक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आता है जो MSc मैथमेटिक्स में जो फर्स्ट ईयर में बच्चों ने पढ़ भी लिया होगा ना, वो पोर्शन इसके अंदर है, और सारा OD सेम एज इट इज जो ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं वो है सेम एज इट इज। नेक्स्ट है इंटीग्रल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन की दो पार्ट है, एक तो OD और एक PD। ठीक है, तो इनको मिला के हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। इसलिए एक और तुम्हारे पास पेपर है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल इक्वेशन। ओके, ये भी 7 से 10 मार्क्स का आता है, मतलब इसमें एक क्वेश्चन पार्ट B में और एक क्वेश्चन पार्ट C में पूछते हैं, तो टोटल 9 या 10 मार्क्स का हो जाता है। या कई बार ये होता है कि दो क्वेश्चन इंटीग्रल इक्वेशन के पार्ट C में भी पूछ ले, ठीक है, तो 9 नंबर का, तो ऐसे भी होते हैं। और लास्ट है COV। ठीक है, COV का एक क्वेश्चन पूछते हैं या दो क्वेश्चन पूछ लेंगे, पार्ट B में दो क्वेश्चन पूछ लेंगे, लेकिन इसका क्वेश्चन रेयरली कोई बच्चा हो जो गलत करता है, आसान सा क्वेश्चन होता है COV का, कर सकता है। कई बार जैसे अभी जो पेपर हुआ था उसमें अप्लाइड पोर्शन बहुत टफ पूछ लिया, ठीक है, अप्लाइड पोर्शन बहुत टफ पूछ लिया। ये नहीं है कि अप्लाइड पोर्शन टफ पूछ लिया तो ये भी टफ पूछ लेगा, ये आसान दे देगा तो ये टफ दे देगा तो ये आसान, है ना। करने सारे होते हैं पेपर का, हमें थोड़ी पता होता है, पहले करने सारे होते हैं। और लास्ट में LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, तो इसके भी दो, या तो पार्ट B में या दो पार्ट C में या एक पार्ट B और एक पार्ट C में क्वेश्चन पूछते हैं। इसको भी बच्चा इजीली हैंडल कर सकता है, लेकिन इसमें टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन को आप करोगे तो कम से कम 3 या 4 मिनट लग जाएंगे आपको क्वेश्चन करने में, लेकिन अगर देखें तो इजी पेपर है ये भी। ओके, तो ये है सारा डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी पेपर CSI नेट के पेपर का। ओके, क्लियर है, क्लियर है। ऑनलाइन स्टूडेंट एनी क्वेश्चन, कुछ पूछना चाहते हो? फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा सब्जेक्टिव पेपर हम स्टार्ट करेंगे। इसके बाद कोई भी पेपर से रिलेटेड किसी की भी कोई क्यूरी हो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। वही बात मैं एक और बता दूं, ये सब कर लिया, अब जो बच्चे नए हैं, ठीक है, नेट और JRF, जैसे मैंने बोल दिया कि 200 मार्क्स का मैक्सिमम पेपर अटेम्प्ट कर सकता है वो। ओके, टोटल कितना है 445, उसमें से आपको सिर्फ 200 नंबर का करना होता है, लेकिन 200 नंबर का आप कर सकते हो, लेकिन करोगे कितना, सिर्फ मैक्सिमम 150 मार्क्स का। कोई बच्चा ज्यादा ही एक्सपर्ट है ना, बिल्कुल ही ज्यादा एक्सपर्ट है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, रिस्क नहीं ले सकते आप। 200 का 200 करना इम्पॉसिबल है, कोई बच्चा नहीं करता है, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है कि 200 का 200 कर दे, ठीक है। ये नहीं है कि तुक्के मारा उसके तुम 0 नंबर आ जाएंगे फिर, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है ना। तो अगर ऐसा है तो, लेकिन मैक्सिमम जो हम अटेम्प्ट करते हैं पेपर वो कितना कर सकते हैं, 125 और 150। और इसमें जो सेफ स्कोर माना जाता है नेट के लिए मैं बता दूं, और इस जनरल कैटेगरी के लिए मैं बता रहा हूँ, कि कैटेगरी वाइज इसमें से आप 10 मार्क्स रिड्यूस कर देना, ठीक है। तो अगर मैं नेट के लिए बताऊं तो 100 से लेके 110 नंबर तक का सेफ स्कोर माना जाता है, कि अगर आपके 110 नंबर है या 100 या 110 के बीच में है तो आपका नेट हो जाएगा। 99% चांसेस है, ठीक है। 1% चांस है कि आपका ना भी हो। कई बच्चे जैसे इससे पहले जो अभी फरवरी में पेपर हुए से पहले कई बच्चे ऐसे थे, कट ऑफ बहुत हाई गई थी, उसमें 104 पे
JRF सॉरी नेट का कट ऑफ था, उसमें कई बच्चे ऐसे थे जिनको 103 नंबर थे, 102 नंबर थे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिसमें वो 0.25, 0.5, 0.75 या 1 मार्क्स से रह जाते हैं, ठीक है। ऐसे भी स्टूडेंट है जो सिर्फ इतने मार्क्स से पेपर क्लियर नहीं कर पाते हैं, ओके। तो इतना सेफ स्कोर माना जाता है नेट के लिए। फिर बात आती है JRF के लिए। JRF में भी सेम एज इट इज है, सेम पेपर होगा, लेकिन अगर इसमें कट ऑफ 1110 है मैक्सिमम नेट के लिए, तो इसमें जो 111 से लेके 120 तक का सेफ स्कोर माना जाता है कि अगर इसके बीच में आपके मार्क्स हैं तो आपका JRF की श्योरिटी है, आपका JRF हो जाएगा, ओके। अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं आज तक जो सबसे हाईएस्ट लिस्ट गई है वो 119 इतनी गई है, ठीक है, 120 भी नहीं गई है। वो रेयर चांस था, उसमें पेपर रिपीट पूछ लिया था, ठीक है, रिपीट पूछ लिया था, जो प्रिपरेशन करेंगे वो इजीली उनको कर देंगे, तो इसलिए ज्यादा जाएगी लिस्ट, ठीक है। तो ये है पेपर डिस्ट्रीब्यूशन, और ऐसे हम नेट और JRF क्लियर कर सकते हैं। तुम्हारा टारगेट नेट नहीं क्या होना चाहिए, JRF। क्या फुल फॉर्म होती है JRF की? फुल फॉर्म क्या होती है JRF की? जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसमें आपको अगर ये क्लियर हो जाता है आपका JRF, ठीक है, तो आपको 31,000 पर मंथ JRF मिलता है, ठीक है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। उसके बाद 2 साल बाद ये बढ़ के कितनी हो जाती है, 25,000, ठीक है, पर मंथ है ये, ठीक है। इतनी स्कॉलरशिप होती है, ये तब मिलती है आपको जब आप PhD में एडमिशन ले लो। ऐसे नहीं है कि JRF हो गया आपका और वो आपको उसी दिन से स्टार्ट कर दे कि ये लो JRF, ऐसे नहीं होता है। आप JRF करके PhD में एडमिशन लीजिए, JRF करने के बाद और PhD में एडमिशन लेने तक ये आपको 2 साल का समय देते हैं, या आप 2 साल तक PhD में एडमिशन ले लीजिए, वरना JRF डिस्क्वालिफाइड माना जाता है। मतलब आज किसी का हो गया JRF और 2 साल तक उसने कहीं एडमिशन नहीं लिया PhD में, तो उसका JRF क्या हो जाएगा, डिस्क्वालिफाइड, फिर उसको दोबारा JRF करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा होता है, ओके। और जैसे मैंने बताया कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले कर लेते हैं, मान लो MSc मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में उसने JRF कर लिया, उससे MSc मैथ हुआ ही नहीं, कुछ भी चांसेस हो सकते हैं, वो री आ गई, फैमिली प्रॉब्लम हो गई, या फिर ऐसा तो होगा ही नहीं कि जो JRF कर लेगा वो MSc ना कर पाए, इंटेलिजेंट तो है ही वो, ठीक है, तो वो MSc नहीं करता है, तो सेम एज इट, अगर 2 साल के अंदर वो डिग्री सबमिट नहीं करता है तो उसका JRF या नेट भी क्या हो जाएगा, डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा, फिर उसको दोबारा इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा नेट के लिए। ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका डिस्क्वालिफाइड हो चुका है, ठीक है, जो आज PhD कर रही हैं, ओके। तो ये है स्कॉलरशिप। तो ये स्कॉलरशिप तब मिलती है जब आप PhD में एडमिशन ले लेते हैं, ओके। उसके बाद सिर्फ स्कॉलरशिप तक ही सीमित नहीं है, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं तो JRF के अलग से कितने मार्क्स मिलते हैं, 2 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, 2 मार्क्स अलग से JRF के मिलते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आप देख रहे हो, ये एक बार नहीं, कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो 0.5 से 3 बार रह चुके हैं, कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो 0.75 से 4 बार रह चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे भी स्टूडेंट है जो ट्राई करते हैं लेकिन नहीं होता है, तो वो कुछ भी हो सकता है, सब्जेक्ट नहीं है, अच्छे से पढ़ते नहीं है, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट नहीं करते पेपर में, बहुत सारे हो सकते हैं, लक नहीं होता साथ कभी, तो कुछ भी हो सकता है। तो 2 मार्क्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं आज के जमाने में, तो JRF इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, ओके। कुछ बच्चे सोचते हैं कि हमें सिर्फ जॉब करनी है, हमें स्कॉलरशिप नहीं लेनी, PhD नहीं करनी हमें, ठीक है, हालांकि अब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेक्स्ट ईयर से PhD भी मैंडेटरी हो जाएगी। तो JRF के लिए आपको 2 मार्क्स अलग से मिलेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और जब तक जॉब ना मिले मेरे जैसे PhD भी कर सकते हो आप, जिसमें आपको 31,000 पर मंथ स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है, ड्यूरिंग PhD। नेट में नहीं, नेट का है, अगर आपने एक बार क्वालिफाई कर दिया तो ये लाइफ टाइम वैलिड है, ठीक है। ये जो इसका सर्टिफिकेट आपको अलग मिलेगा, ठीक है, और इसका सर्टिफिकेट आपको अलग मिलेगा। ये कॉन्फिडेंशियल होता है, ये आपको बाय मेल आएगा नेट का सर्टिफिकेट, और जो JRF का सर्टिफिकेट है वो आपको आपके घर आएगा बाय पोस्ट, जो फॉर्म में अप्लाई करोगे उस एड्रेस पे, ठीक है।
ये कॉन्फिडेंशियल, दोनों ही कॉन्फिडेंशियल होती हैं। आपका नेट का सर्टिफिकेट सिर्फ आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन होती है, कुछ पासवर्ड होते हैं, वो सिर्फ स्टूडेंट को ही पता होती है। कोई भी ऐसा नहीं है कि आपका जेआरएफ का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर ले या ओपन कर ले, डाउनलोड करने के बाद भी ओपन कर ले, ये भी कोई जरूरी नहीं है। तो जेआरएफ का सर्टिफिकेट है, ये आपका बाय पोस्ट आएगा। जेआरएफ की वैलिडिटी 2 ईयर की होती है, जैसे कि मैंने भी बताया। वैलिडिटी समझ रहे हो ना आप क्या है, कि आपने अगर 2 साल के अंदर पीएचडी में एडमिशन नहीं लिया तो जेआरएफ डिसक्वालीफाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे अभी कोरोना टाइम चल रहा था तो उन्होंने 2 की जगह कितने कर दी थी, 3 साल कर दी थी, कि कोई बात नहीं, अब 3 साल तक लोग कुछ एडमिशन नहीं हुए थे, सीएमडीयू में एडमिशन ही नहीं हुए पूरी साल, ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटी थी तो 3 साल कर दी थी। तो ये है जेआरएफ के लिए, ओके। तो जेआरएफ और नेट में सिर्फ इतना ही फर्क है कि आप सेम पेपर में 10 या 10 to 12 मार्क्स एक्स्ट्रा ले लो। इसके अगर 110 है तो 120 मार्क्स पे क्या हो जाएगा, जेआरएफ हो जाएगा, ठीक है। अब कट ऑफ होती है, वो डिपेंड करती है पेपर पे, कि पेपर कितने मार्क्स का आया हुआ है, कैसा आया हुआ है, मार्क्स नहीं कैसा आया हुआ है। अगर इजी पेपर है तो वो सभी के लिए इजी है, कोई इजी क्वेश्चन है वो आपके लिए भी इजी है, उसके लिए भी इजी है, ठीक है। तो इसलिए जो लिस्ट है ऐसी चली जाती है कि 119 पे चली गई या 105 पे नेट की कट ऑफ चली गई। वरना ऐसा भी होता है, जैसे अभी लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ है उसकी जो कट ऑफ आई है वो इतनी हाई नहीं गई है, ठीक है, क्योंकि मुझे याद नहीं है, शायद मतलब 90 to 95 94 के आसपास नेट है और 105 या 104 के आसपास जीआरएफ है, ठीक है। तो इतने सेफ स्कोर हो सकता है। लेकिन जो सेफ स्कोर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपने इतने कर लिए फिर आप पेपर इजी है टफ है वो वाला पोर्शन वहां से आप हटा सकते हो। तो मैक्सिमम आपको जो नंबर लेने हैं नेट के लिए वो 100 to 110 इतने तक लेने हैं, ठीक है। एनी अदर क्वेरी, जो कुछ क्वेश्चन है वो मुझसे पूछ सकता है, कुछ पूछना चाहते हो ऑनलाइन स्टूडेंट? करें स्टार्ट।